नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है और बीजेपी विधायकों को भी जल्द मंत्रिमंडल गठन की संभावनाएं नजर आ रही हैं। न्यूज 18 से जालौर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पार्टी जो भी दायित्व देती है हम उसका निर्वहन करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। बात करते हैं जोगेश्वर गर्ग से, जो कि 5 बार के विधायक हैं और माना यही जा रहा है कि वो भी भजनलाल कैबिनेट में बड़े मंत्री बन सकते हैं। कैसा लग रहा है? एक एक दिन गुजर रहा है बड़ी मुश्किल से। नहीं, कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है और ऐसा कोई मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसको निभाएंगे। वो यदि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी रखे तो भी, और बड़े से बड़े पद पर रख दे। जैसे भजनलाल जी को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा लेकिन हो गया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अजूबा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन शपथ लिए हुए काफी दिन हो गए हैं। जो डिप्टी सीएम बने उनको भी अभी महकमों का इंतजार है। तो ऐसी सूरत में सरकार की प्राथमिकता तो है मंत्रिमंडल का गठन करना। तो लगता क्या है अगले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है? ये तो केंद्रीय नेतृत्व और ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कब करना है, कैसे करना है। और सारे चर्चाओं का दौर चल ही रहा है। दिल्ली भी वो जाकर आए हैं 2 दिन और मैं समझता हूँ कि वहाँ सारी चर्चाएं हुई होगी और अब उचित अवसर पर सारा होगा। तो अभी बीजेपी विधायक पब्बाराम बिश्नोई से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। जिसकी पर्ची खुलेगी वही मंत्री बनेगा। अब हमारी खुल गई या किसी दूसरे की खुल गई तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपनी टीम में किसको लेना चाहते हो। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और यदि कोई दायित्व देता है निश्चित तौर से उसकी पालना प्राणपण से करेंगे। कब तक लग रहा है आपको मंत्रिमंडल का गठन? खबरें क्या आ रही हैं? अब तैरती हुई खबरें आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से। कभी 1-2 दिनों में हो सकता है। तो नए चेहरों को देखेंगे हम लोग भी। और श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्रीगंगानगर पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के श्रीगंगानगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पहुंचे हैं, जहां वो भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं श्रीकरणपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किसानों, युवाओं और व्यापारियों से संवाद भी करेंगे। देखिए, हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। करणपुर चुनाव चूंकि चुनाव के दरमियान कुछ परिस्थितियां बनी, अब वो वापस चुनाव हो रहा है, तो हम सब लोग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो, इसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस अभियान में लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीते और राजस्थान में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। 2018 में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, वैसे ही गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। और ये सच्चाई है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ऐसे अनेक काम हैं जिसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। इसीलिए देश की जनता
कि मन में एक ही भाव है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये भाव तब आता है जब लोगों में किसी नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास होता है, और यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। और न सिर्फ ये चुनाव करणपुर का, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़े अंतर के साथ 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में आई और 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में देश भर में आएंगी, और फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल कब तक हो रहा है? कांग्रेस आरोप लगा रही है जनता ने सरकार तो बना दी, इनसे मंत्रिमंडल तक नहीं बना। नेता प्रतिपक्ष बन गया क्या अभी तक? उनको अपने गिरान में जागना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हो गया, और बाकी शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी, मंत्रिमंडल के गठन की जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। भाई साहब, गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि समीक्षा की जाएगी। इस विषय पर कब तक बढ़ने का आगे प्रयास? मैं कह सकता हूं कि भाजपा ने जो कहा है वो निश्चित रूप से होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की बात की है, तो जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में चिंता करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से होगा। सीमावर्ती जिला है गंगानगर, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ से कोई मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्या लगता है इस बार सिख समाज भी एक बड़ा वर्ग है, और क्या इसमें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, मंत्रिमंडल गठन चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर और मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें, सीपी जोशी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जल्द ही आएगा एक छोटा मंत्रिमंडल, बाद में विस्तार किया जाएगा। यानी कि अभी कुछ ही लोगों को मौका मिल सकता है मंत्री बनने का, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। हर वर्ग, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश रहेगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया मंत्रिपरिषद गठन को लेकर। सीपी जोशी ने कहा है कि एक छोटी सी लिस्ट पहले सामने आएगी और उसके बाद विस्तार किया जाएगा। यानी कि अभी कुछ नाम सामने आ सकते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो मंत्रिपरिषद है उसका विस्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल इंजीनियरिंग की भी बात यहाँ पर की गई है। सीपी जोशी ने खुद कहा है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश उनकी ओर से, उनकी पार्टी की ओर से की जाएगी। यानी कि युवाओं से लेकर महिलाओं तक को मौका मिल सकता है। साथ ही साथ अलग अलग कास्ट फैक्टर्स भी यहां पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम में ऐसा देखने को मिला है। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, कुछ ही समय का वक्त रह गया है मंत्रिपरिषद गठन को लेकर, और सभी विधायकों के नाम रेस में चल रहे हैं। अब देखना होगा कि किन्हें मंत्री बनाया जाता है, किन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये बड़ा बयान सामने आया सीपी जोशी की ओर से, सुनाते हैं आपको। मंत्रिमंडल गठन चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। तो सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि एक छोटा सा लिस्ट अभी सामने आएगा और हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधा जाएगा। अब देखना होगा कि कौन कौन से नाम सामने आते हैं। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित पावन सत्संग में शिरकत की और डेरा व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आशीष के साथ सुशासन को समर्पित हमारी सरकार वीरभूमि राजस्थान को विकास और उन्नति की नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने में
सफल होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक दुकान में पिस्टल दिखाकर नकदी लूटी और फरार हो गए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ढूंढ रही है। इस संबंध में लूट के शिकार व्यवसायी मुरारी लाल गुप्ता ने केस भी दर्ज करा दिया है। तो वहीं जमवा रामगढ़ इलाके में दुकानदार रोहित वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। उनका धरना अभी भी जारी है। धरने की वजह से स्टेट हाईवे पर जाम लगा हुआ है, साथ ही जाम से यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। वहीं पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। गुस्साए ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। और बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक की हत्या के मामले को लेकर अपडेट मिल रहा है। मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इंकार कर दिया है। देरातसर निवासी महेंद्र भादु की कल हत्या की गई। अभी तक मामले पर खुलासा नहीं हो सका है, जिसे लेकर ग्रामीण खासा नाराज है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इंकार कर दिया गया है। श्रीडूंगरगढ़ मोर्चरी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख सकते हैं। सेरूना थाना क्षेत्र के देरातसर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ढाणी में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई और मामले में अब तक खुलासा नहीं हो सका है। आरोपी गिरफ्त से दूर है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। तो वहीं उदयपुर के झाड़ोल थाना इलाके के गोदाना गांव में एक शराबी पति को उसकी शराबी पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में पत्नी की काकी का भी हाथ बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने हत्या मामले में आरोपी पत्नी और काकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, साथ ही आए दिन पति पत्नी में मारपीट भी होती थी। ऐसे में पत्नी ने अपनी काकी के साथ मिलकर उसके पति की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गड्ढे में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी और उसकी काकी से पूछताछ में जुटी है। एक और बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है, जहां पर एक वैन चलती आग का गोला बन गई। पिसांगन में चलती वैन में आग लग गई, भीषण आग लग गई। आग में पूरी तरीके से वैन जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर चलती वैन में आग कैसे लग गई, इसके पीछे वजह क्या रही होगी। जब लोगों ने इस हादसे को देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है। ये पिसांगन की गाड़ी थी 800 जो पुरानी गाड़ी थी, जिसमें स्पार्किंग से आग लग गई, जिसको गांव वालों के सहयोग से ट्रैक्टर बुला के आग को बुझाया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली और भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम के सदस्य जयपुर की दिव्यकृति सिंह को इस साल उनके एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान का गौरव भी बढ़ाया है। दिव्यकीर्ति सिंह ने देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम की सदस्य रही। दिव्यकीर्ति सिंह को यह खेल विरासत में मिला है। घुड़सवारी के खेल में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली दिव्यकीर्ति सिंह इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जिन्हें की अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है और ये देश की वो पहली महिला है जिन्हें की इक्वेस्टेरियन में अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। क्या सबसे पहले तो किस तरह का रिएक्शन दिव्यकीर्ति? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ। अर्जुन अवार्ड मिलना बहुत बड़ा ऑनर है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस अवार्ड के लिए। किस तरह से शुरुआत रही? अगर हम आपकी शुरुआत की बात करते हैं तो घुड़सवारी को लेकर के किस तरह का इंटरेस्ट, क्योंकि आम खेल तो है नहीं घुड़सवारी, मतलब हम देखते हैं कि कबड्डी में अगर कोई चला जाए तो कहा जा सकता है कि स्कूल में, तो घुड़सवारी के खेल का कहाँ से आपका जुड़ा? एक्चुअली मेरा जुड़ाव मेरे स्कूल में ही शुरू हुआ था। मैं मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल को 7वीं कक्षा में ज्वाइन करी एंड उधर हॉर्स राइडिंग एक स्पोर्ट के तौर पर ऑफर किया जा रहा था, तो उधर से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ।
पर मेरा हमेशा ये सपना था और सभी इंडियन राइडर्स का हमारा सबसे बड़ा सपना यही होता है कि हमारे को एशियन गेम्स तक जाना है, और मेरा भी यही सपना था। इसी सपने को लेकर मैं 2020 में यूरोप शिफ्ट हुई। मैंने 1 साल डेनमार्क में ट्रेनिंग करी और 2 साल जर्मनी में, और अभी पिछले 3 साल से मैं यूरोप में ही बेस्ड हूँ और उधर से ही मैंने ट्रेनिंग करी। एंड 2022 में मैंने इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए थे, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। पर इन 2023 मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एशियन गेम्स में गई, और उधर हमने 41 ईयर्स बाद इक्वेस्ट्रियन पहला गोल्ड मेडल जीता और ड्रेसाज का पहला गोल्ड मेडल जीता, तो ये बहुत बड़ी बात थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। कहते हैं कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो विपरीत परिस्थितियां भी आपके सामने सिर झुकाती हैं। दौसा में एक दंपति ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिन्होंने विपरीत क्लाइमेट के बावजूद किन्नू का बागीचा तैयार किया और सालाना 3 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 6 साल पहले किसान रंगलाल मीणा और उनकी पत्नी सुनीता ने मिलकर किन्नू के इस बगीचे को बड़ी शिद्दत से तैयार किया। उम्मीद रंग भी लाई और पिछले 3 साल से भारी तादाद में किन्नू की फसल तैयार हो रही है। जिससे सालाना 3 लाख रुपए तक की आमदनी भी हो जाती है। मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दौसा का पहला और इकलौता किन्नू का बागीचा जो है, व्यापारी सीधे इस बागीचे से किन्नू खरीद कर ले जाते हैं। तो हमने लगा लिया, मेहनत करी, तो इनमें खूब आ गया किन्नू, खूब है। 2-3 साल से खूब आ रही है जी। साल में 2-3 लाख के हो जाते हैं। सुनीता और उनके पति के लिए सफर आसान नहीं था। परंपरागत खेती से मिलने वाला मुनाफा परिवार के खर्च के हिसाब से कम था। ऐसे में दोनों ने किन्नू का बागीचा लगाने का फैसला लिया, लेकिन दौसा का विपरीत मौसम किन्नू के लिए मुफीद नहीं था। दोनों को डर भी था कि कहीं उनका ये फैसला भारी न पड़ जाए, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव और सहयोग से दोनों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। ये जो बगीचा है किन्नू का पर्वतकवास में लगा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की जो सलाह के बाद में इन्होंने लगभग 6 साल पहले बगीचा लगाया था और लगभग ये 100 पौधे यहाँ लगवाए गए थे। अभी इनमें बहुत ही शानदार फल आ रहा है। लगभग एक पौधे से 100 kg जो है किन्नू का उत्पादन ले रहे हैं। करीब 6 साल पहले 100 पौधों के साथ किन्नू के इस बागीचे को शुरू किया गया, लेकिन आज आलम यह है कि एक एक पौधे से 100 किलो किन्नू की पैदावार हो रही है, जिसे 30 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। न सिर्फ व्यापारी बल्कि आसपास के लोग भी यहाँ से किन्नू खरीद कर ले जाते हैं। लगभग 30 रुपए किलो के हिसाब से प्रति पौधा 3000 रुपए तक की इनकम इनको हो रही है, और सालाना यदि आय की बात की जाए तो लगभग 3 लाख रुपए तक की इनकम हमारे किसान भाई ये ले रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर पुरोहितों का बास में किसान रंगलाल मीणा का ये बगीचा मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हों और सही दिशा निर्देश मिले तो हालात भी सिर झुकाते हैं। खबर अलवर से है। रैनी थाना में 3 पुलिस कर्मियों पर एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद इलाके में पुलिस वालों के खिलाफ गुस्सा है। पीड़ित की मां का आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी पिछले करीब 2 साल से उसकी बेटी के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजने की भी धमकी दी जा रही थी। पीड़ित का आरोप है कि रैनी थाना में तैनात कांस्टेबल मानसिंह जाट, अविनाश और वर्तमान में मालाखेड़ा थाने पोस्टेड कांस्टेबल राजू पिछले 2 साल से उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर भी किया है। रैनी थाने में हमारे जो पुलिस कार्मिकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि एसपी साहब ने आपने विशेष गाड़ी भेजी और मामला दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है
उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अभी तीनों सिपाहियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा? बिल्कुल, उनको तत्काल प्रभाव से उनका मुख्यालय परिवर्तन करके उनको लाइन कर दिया गया है और जांच होने तक वो लाइन में रहेंगे। तो वहीं नेहरू पार्क के पास हादसे में घायल बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक 58 वर्षीय राम कल्याण नायक गांगड़ी गांव का निवासी था, जो पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। वहीं परिजनों ने रेसिडेंट्स डॉक्टर पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हादसे के करीब 5 घंटे बाद काफी गुहार लगाने पर घायल को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 19 दिसंबर को नेहरू गार्डन के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार राम कल्याण, उनकी पत्नी घायल हुए थे, बेटी घायल हुई थी। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहाँ हमने खूब रिक्वेस्ट करी इनसे, गंभीरता को देखते हुए सिर में से, कान में से, आंखों में से, सब में से खून आ रहा था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनका लेवल साइड डिसीजन लेवल इतना नहीं होता है कि वो गंभीरता को पहचाने। तो इसकी वजह से 4 दिन बाद में उस पेशेंट की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ कि ये मृत्युकारित दुर्घटना है। नयापुरा थाना इलाका की क्षेत्र की बात है। ये लोग भी स्टेशन की तरफ से नयापुरा की तरफ आ रहे थे अपने लोग, तो अपने नेहरू पार्क के यहाँ ये 3 जने थे बाइक पर सवार, जिसमें राम कल्याण की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई। खबर कोटा से है, जहां फांसी का फंदा लगाकर एक व्यक्ति ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। मृतक रुपेंद्र शर्मा महात्मा गांधी कॉलोनी का निवासी था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि रुपेंद्र पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और शराब के नशे में मौत को गले लगा लिया। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। रुपेंद्र शर्मा है, उम्र लगभग 49 साल, जिसने अपने मकान में फांसी लगा ली थी। इसको इलाज के लिए यहाँ पर लाए तो शाम का टाइम हो गया था, तो बॉडी को यहाँ पर शिफ्ट करवाई। तो आज पोस्टमार्टम के लिए आए। तम दृष्टा स्वयं शराब पी कर स्वयं ने आत्महत्या कर रहे हैं। और अलवर जिले में क्रिसमस की तैयारी को लेकर बाजार सजने लगे हैं। अलवर के चर्च रोड पर स्थित 137 साल पुराने चर्च को सजाने का काम जारी है। वहीं चर्च के पादरी राजेश मकवान ने बताया कि क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। साथ ही बताया कि आज विशेष प्रार्थना की जाएगी और प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन यहां पर ईसाई समुदाय के अलावा और भी समाज के लोग चर्च में पहुंचकर भगवान यीशु से प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। ये सजावट हो रही है, ट्री पे डेकोरेट करने के सामान मिल जाएगा, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मिल जाएगी और सारी चीज जैसे ट्री पे डेकोरेट करते हैं ना, फ्रिल्स आती हैं, फेरी लाइट्स आती हैं, स्टार आते हैं साहब, और चीजें आती है, हेयरमैन आते हैं, रिटेल होलसेल में सब में कर रहे हैं साहब। इस बार देखो कई आइटम आए हैं, हमारे पास हेयरमैन आए, फॉइल बलून में बहुत सारे आइटम आए हैं, मैरी क्रिसमस के इस तरह के टैग्स आए और बलून्स आए, बच्चों के लिए हेयरमैन आए, लड्डू गोपाल जी की पूरी ड्रेस है और बच्चों के पहनने के लिए पूरी ड्रेस है, चश्मे वगैरह भी हमारे पास। क्रिसमस जब आता है, क्रिसमस का माहौल तो बड़े जोश के साथ तैयारी चलती है और 1 महीने पहले तैयारी क्रिसमस की चालू हो जाती है। लोगों में भी जोश देखा जाता है, जैसे डेकोरेशन के लिए, साफ सफाई के लिए। चर्च जो नहीं आते क्रिसमस टाइम पे, वो भी प्रभु की आराधना करने के लिए चर्च में आते हैं और आराधना करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिंडवाड़ा के भावरी पटवारी ने कोर्ट के आदेश पर पिंडवाड़ा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भावरी के नायब तहसीलदार सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पटवारी आकाराम बंजारा का आरोप है कि छुट्टी पर जाने के बावजूद तहसीलदार और उनके अनेक राजस्व कर्मचारियों ने पटवार भवन में जबरन ताला तोड़कर सरकारी दस्तावेज और निजी दस्तावेज गायब किए हैं। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 6 नवंबर को मैं मेरी बुआ के दाह संस्कार में गया था, तब मैंने छुट्टी के लिए तहसील ग्रुप और तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन भिजवा दी थी। फिर भी मुझे अनुपस्थिति मानकर और उसके अलावा भी पूर्वाग्रह, बदनीति और दुर्भावना से कुछ जांचें और शिकायतें बताकर एपीओ कर दिया।
तो वहीं उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने के साथ सर्दी का असर बढ़ने लगा है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण बढ़े सर्दी के असर और तापमान में गिरावट के बाद सर्द हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आज पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लगातार चल रही सर्द के मौसम के चलते कृषि विभाग ने सब्जी की फसलों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, धनिया, मटर की फसलों को पाले और शीतलहर से बचाने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पाले अभी टेम्परेचर है वो 4 डिग्री और 4 डिग्री से नीचे जाएगा। 4 डिग्री से नीचे जाएगा तो पाले पड़ने की संभावना रहती है। उसमें अपनी फसलों में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी होता है वो जम जाता है। जमने की वजह से प्लांट और जो अपनी फसलें हैं, जो प्लांट्स बाकी प्लांट्स हैं, वो पाले की वजह से मतलब मर जाते हैं उनकी, और मरने के बाद में अपना प्रोडक्शन पे असर आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।